सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का बहुत प्यार भरा नमस्कार। और रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारी बहुत सारी सखियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम से हमारी सखियां जुड़ चुकी हैं और जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि आज बड़ा ख़ास दिन है। मतलब महान गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि, वहीं मुमताज़ का जन्मदिन है और वहीं कलम के जादूगर कहें या कलम के सिपाही कहें या इतनी सी कम उम्र में बहुत कुछ रचना करने वाले और साहित्य को इतना समृद्ध करके गए मुंशी प्रेमचंद का भी आज जन्म जयंती है। तो इस सारी चीज़ें तो हम मनाएंगे और ख़ास बात यह है संगीता कि आज कुछ आप व्यंजन वगैरह भी बताएंगी। जी, आज रेसिपी भी होती है और हम अपनी सखियों को अच्छे अच्छे कुछ व्यंजन भी बताते हैं, तो आज व्यंजन भी है। और वहीं अगर मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन की बात आती है तो जाहिर है कि उनकी एक कहानी भी हम आज अभी इसी कार्यक्रम में सुनवाएंगे और उसका शीर्षक है तेतर। तो वो भी हम सुनेंगे क्योंकि प्रेमचंद जी ने बहुत सारी सामाजिक घटनाओं को, सामाजिक समस्याओं को और जो एक अंधविश्वास था समाज में, उसके लिए बहुत जागरूक करने के लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए आज भी उतने ही प्रासंगिक है। लेकिन अभी जो बात चल रही है कि मौसम मतलब मौसम तो मज़ा तो देता ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि क्या पहने, कैसा मेकअप करें और कैसे जाएं कैसे आएं, है ना। जी बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और जाते हैं, साथ रिमझिम इतनी बारिश हो जाती है कि बिल्कुल जो हल्का फुल्का या कुछ मेकअप किया है तो वो बिल्कुल से धुलने लगता है और फिर लगता है कि इसको किस तरह से बचाया जाए। और बस यही होता है बारिश में, तो इससे हम लोगों को बहुत सावधानियां भी बरतनी चाहिए और कुछ ऐसा इस तरह का मेकअप करना चाहिए कि वो बरसात में धुले भी ना और ठीक ठाक चेहरा भी दिखे। तो इसके लिए बहुत सारी सावधानियां हैं। जैसे आप बारिश में जब भी जाते हैं तो कुछ एक चीज़ें हैं जिससे आप फेस साफ कर लें और उसके बाद फिर आप मेकअप करें। जैसे नींबू को अगर थोड़ा सा पानी में डाल लेते हैं और फिर उसके बाद उससे रुई लेकर के चेहरे को साफ कर लेते हैं, तो उससे भी जो हमारे चेहरे के छिद्र होते हैं या पोर्स होते हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पसीना और चेहरे पे बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं जमने पाती है। क्योंकि बरसात में देखा ये गया है कि पानी भी बरसता है, लेकिन कभी जब पानी बरसना रुक जाता है तो उसके बाद पसीना गर्मी होने लगती है। जी, और वो जो पसीना होता है ये एक तरह से घुटन सी बहुत होती है क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत रहता है, नमी बहुत रहती है वातावरण में, मौसम में, तो उससे बहुत घबराहट होती है और जाहिर है कि उसका जो पूरा असर है सीधा सीधा वो हमारी त्वचा पर पड़ता है। तो बहुत सही में मायने में अगर कहें तो तैलीय त्वचा हो जाती है। तो उसके लिए बेहतर है कि ये जो तरीका संगीता बता रही हैं वो भी ठीक है कि आप रुई में लगा कर नींबू का रस लगाएं, या आप जैसे आपने निचोड़ा और आपके पास समय नहीं है तो तुरंत के तुरंत उसी छिलके को अपने मुंह पर आप रगड़ लें। और वहीं एक बात और है कि किसी किसी को ये ठीक भी रहता है, मुफीद रहता है, लेकिन किसी किसी को सूट नहीं करता है। तो ये आप देख लें कि आपकी त्वचा पर ये ठीक है कि नहीं, है ना। और बहुत सारी सखियां क्लिंजर का इस्तेमाल करती हैं जी, तो उसको भी बहुत ध्यान से आप इस्तेमाल करें। देखें ये कि घर में अगर आप कुछ बना सकते हैं जो कि थोड़ा आयुर्वेदिक भी होता है तो वो हमारी त्वचा को कम नुकसान देता है। यानी प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग करें और ख़ासतौर से अगर रसोई घर में तलाशेंगे तो और अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें गुलाब जल भी हम बना सकते हैं। कुछ भी मेकअप करना है तो उसके थोड़े पहले आप गुलाब जल से चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, जो घर में भी बनाया जा सकता है बहुत आराम से, बाजार से खरीदने से ज़्यादा अच्छा होता है। और गुलाब जल से चेहरा अच्छी तरह साफ कर लें और जब भी किसी भी फेस पैक को अगर आप लगाएं तो संतरे के छिलके को सुखाकर पीसकर भी उसका फेस पैक बन सकता है। और साथ ही साथ दही से थोड़ी सी अगर मसाज कर लें तो फिर मेकअप करें तो बहुत ग्लो आता है। और तो यानी कि जो संतरे के छिलके की बात संगीता कह रही हो कि वो तो भाई अगर तो मौसम चला गया भाई, जब संतरा हमने खाया तब बचाया नहीं, और लेकिन अब ख्याल रखें कि जब फिर से मौसम आएगा तो संतरे के छिलके को ज़रूर बचा के रखेंगी और सुखा लेंगी, उसके बाद पीस कर रख लेंगी। लेकिन जो दही वाली बात है ये तो हर समय उपलब्ध है हमारे पास, और इससे अगर हम चेहरे पर थोड़ा सा कर ले मसाज
मालिश कर लें और उसके बाद दही से, और उसके बाद मेकअप करें तो जाहिर है कि चमक आ जाएगी चेहरे पर। वहीं अगर आपकी त्वचा तैली है, फिर बात आती है तो थोड़ा सा बेसन अगर मिला लेंगी तो थोड़ा सा और आपका चेहरा साफ हो जाएगा, क्योंकि बेसन भी क्लींजर का काम करता है, साफ करता है अच्छी तरह जी, से। हल्दी वगैरह उसमें डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं, और मसूर की दाल बहुत अच्छी होती है। अच्छा। ये मैं सखियों को बता दूं, मसूर की दाल बहुत अच्छी होती है। छिली हुई मसूर की दाल, जो धुली हाँ। मसूर की दाल होती हाँ, है, हाँ। उसको थोड़ा सा लेकर 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना भी चाहें, उसको लेकर थोड़ी देर भिगा दें। जब वो अच्छी तरह से भीग जाए तो उसको सिल में पीस लें या मिक्सी में पीस लें, और उसके बाद उसमें बिना कुछ मिलाए, कुछ भी नहीं मिलाना है, थोड़ा सा चाहें तो गुलाब जल मिला लें, नहीं तो ना मिलाएं, और उसके बाद चेहरे पे लगा लें। कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट तक आप उसको छोड़ दें। जब आपको ऐसा लगने लगे कि ये बहुत सूख गया और टाइट हो रहा है, तो समझिए कि बिल्कुल ठीक है ये, और उसके बाद उसको धो लें। उसके बाद बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही अच्छा चेहरे पर चमक आ जाएगी, जो चेहरे पर कांति, हाँ, जो चेहरे पर कांति हम चाहते हैं कि चमकता रहे चेहरा, तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन सारी चीजों का प्रयोग करें, और बेहतर है कि इस मौसम में मेकअप ना करें, और उससे ज्यादा बेहतर ये है कि घर से ना निकलें आप। ये तो सामान्य दिनों की बात है सखियों। तो आप समझ रही हैं कि लॉकडाउन खुला जरूर है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है ये कोरोना काल। तो हमारी तो यही आपसे गुजारिश रहेगी कि आप घर में रहें अधिक से अधिक, और मास्क लगा कर रहें, और जब घर में रह रहे हैं तो त्वचा हमारी उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रही है, पर्यावरण से प्रदूषित नहीं हो रही है, यानी कि उसका असर नहीं आ रहा है, तो बहुत हद तक हमारी त्वचा भी ठीक ठाक है इस वक्त। लेकिन फिर भी ये सामान्य तौर पर, जैसे कि इसकी बात आ रही है, नींबू के छिलके की बात है, बेसन है, आपने साना और थोड़ा सा मुंह पे लगा लिया, वैसे ही, या जो भी फल आप काटती हैं उसका छिलका भी आप अपने चेहरे पर एक बार घुमा सकती हैं। जैसे पपीता काटा, नहीं तो छोटी सी उसकी फांक ले लें और उसको चेहरे पर लगा लें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हम ख्याल में रखेंगे तो अच्छा है। और कुछ खान पान में भी ध्यान दें, जैसे अनार अगर खाएंगे तो चेहरे पे बहुत ग्लो आता है, और उसमें कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो त्वचा के लिए बहुत अच्छी हैं। और तो ये तो खाने के बाद जब शुरू हो ना, इससे चेहरे पे भी ग्लो आता है थोड़ा सा, जब हम खाते भी हैं इसको साथ में, तो ये ध्यान रख कर खाएं कि ये हमारे सौंदर्य को भी बहुत निखारता है। तो चाहे तो सेब हो या अनार हो, और पपीता खासकर। भाई ये जो मौसम के फल खास तौर से आप ज़रूर उनका सेवन करें। लेकिन फिलहाल जब हम खाने की ओर चलने से पहले बात कर लेते हैं, या यूं करते हैं कि गीत सुनवा लेते हैं। जी। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल, करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल, अरे जिया है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन आज सजन छन छन बोले रे पायल, नाचे मेरा मन आज सजन छन छन बोले रे पायल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कर। अरे पागल, अरे पागल, मतवाला जिया, अरे जिया दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी। कुछ
कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना मेरी अखियां भी दीवानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार, नगर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल, मतवाला किया करना है तो कर प्यार, नगर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल, मतवाला दिया। मतलब जिया तो मतवाला हो जाता है जब मेकअप करना हो, और आजकल तो बिल्कुल मतवाला रहता है कि कब मेकअप करें, कब मौका मिले। लेकिन भाई ठीक है, घर में रहिए, खुश रहिए। और संगीता ये बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने अगर खाने पीने का ख्याल रखेंगे तो जाहिर है कि हमें ऊपर से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहीं खाने पीने में जैसे कि फलों की बात है, या कम तला भुना खाएं, और कोशिश करें कि मिर्च मसाला भी जहाँ तक हो सके उनका सेवन कम करें। तो तीखी चीज़ें, तेज़ चीज़ें ना खाएं। उनकी जो प्रवृत्ति होती है, भोजन की भी एक प्रवृत्ति होती है, खाद्य पदार्थों की भी एक प्रवृत्ति होती है, उनका ख्याल रखें। पानी खूब पिएं तो हमारी त्वचा जो है वो जो डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसका होता रहता है, यानी साफ़ होती रहती है त्वचा। तो इन सारी चीज़ों का हम ख्याल रखें। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तनाव मुक्त रहें और बहुत खुश रहें। और जाहिर है कि जब आप तनाव मुक्त रहेंगे तो अच्छी नींद सोएंगे, और जब नींद पूरी होती तो वो जो चेहरे पर चमक आती है उसका तो मज़ा ही अलग होता है जी। है ना? और फिर हम लोग जो अपना काम है वो भी बहुत स्फूर्ति के साथ कर सकते हैं। तो इसी तरह की जब बात हो रही है रिम जी, तो मैं ये बता दूं सखियों को कि किसी किसी हमारी सखियों का रंग थोड़ा सा दबा होता है, यानी सांवला रंग लिए होता है, गेहुआ रंग। जी गेहुआ रंग होता है। और बहुत सारी सखियां हमारी बहुत गोरी गोरी सी होती हैं, तो वो अगर गुलाबी रंग के मेकअप का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि ये स्पष्ट नहीं हुआ संगीता कि आंखों के ऊपर कौन सी सखियां गुलाबी रंग का मेकअप गोरी करें? वाली। अच्छा, जो बहुत यानी कि गोरी जिनका वाली। रंग खुला है, जिनको हम कहते हैं कि गोरी हैं, वो गुलाबी रंग के मेकअप करें, यानी उस शेड पर जाएं। एक बात और है कि जैसे अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा रंग थोड़ा सा दबा हुआ है तो हम मेकअप करके उसको उजागर कर लें, यानी गोरे दिखें। वो अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है कि जिसका जो रंग है, प्रकृति ने जो दिया है, वो वाकई बहुत खूबसूरत होता है। वैसे भी सलोना रंग, सांवले रंग को सलोना रंग भी इसीलिए कहा गया कि बड़ा सलोना सा लगता है ये। तो ये निर्भर करता है, और इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, बल्कि उसके लिए बहुत चिंतित ना हो। जो जैसा है वैसे ही बहुत अच्छा लगता है ना। तो उसको जब हम मेकअप से कम करने की कोशिश करते हैं कि गाढ़ा रंग ना दिखे, तो वो और ख़राब लगता है। तो मेरा तो यही कहना है कि ठीक है, मेकअप आप थोड़ा बहुत करें, जो थोड़े बहुत पैचेस हैं उनको मेकअप, जैसा कि नाम ही है कि उसको ठीक करने के लिए, उसको छुपाने के लिए है, वो करें, ठीक है। लेकिन अनावश्यक रूप से बहुत गोरे दिखने की होड़ में न लगी रहें, जी है ना? बिल्कुल, क्योंकि हमारी सांवली वाली सखियां भी बहुत सुंदर हैं। वो तो है ही। और खूबसूरती से केवल चेहरे से या बाहरी उससे नहीं होती है। लेकिन ये जो बारिश की जो बात है, उसमें खास तौर से कुछ ऐसा नहीं लगता संगीता की, जब बिंदी, बहुत सारी हमारी सखियां, हम लोगों ने जब रचनात्मकता की बात की तो लिक्विड वाली बिंदी भी लगा सकती हैं और शुरू कर सकती हैं, लेकिन इस बारिश में तो नहीं, है ना? जब हम लोग पहले लगाया करते थे वो बिंदी बहुत मिलती थी, तो वो चांद सितारे बने होते थे, तरह तरह के फूल बने होते थे ना। हाँ, तो वो उस तरह से हम लोग सजाया करते थे, है ना। तो वो तो इस समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिंदी का तो अपना खास लुक आता है, देखने में बहुत मतलब परिपूर्ण ऐसा लगता है, जैसे कि पूरा हमने जो तैयार हुए हैं हम, वो पूरा परिपूर्ण है जी। तो बिंदी का भी सखियां ध्यान रखें, बहुत अच्छी चमकीली सी बिंदी लगा सकती हैं, और अपने पहनावे के हिसाब से जैसा वो पहनावा जो उनको अच्छा लगता है, बहुत भारी और बहुत वैसा न पहने। ऐसा देखें कि बारिश जब होती है तो वो फटाफट सूख जाए। हाँ, ऐसा ऐसा कपड़ा पहने। लेकिन जब बिंदी की बात आ रही है तो जाहिर है कि चेहरे पर जब बिंदिया चमकती है तो यूं कहें कि चेहरा चमक जाता है, बिंदिया ही कहाँ चमकती है, बल्कि यूं कहें कि चेहरा चमक जाता है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह का एक गीत सुन लेते हैं।
अभिनेत्री मुमताज जी का आज जन्मदिन भी है रेणु जी। हाँ, इसीलिए तो हमने ये गाना सुनवाया जी। और मोहम्मद रफ़ी के गीत का आनंद तो हमारे श्रोता सुबह से ले रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो हमने बात की कि मुंशी प्रेमचंद जी की, तो उनकी लेखनी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। उसके बाद हमने जैसे कहा कि हम कहानी भी सुनाएंगे। जी, तो धनपत राय श्रीवास्तव यानी मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के लम्ही गांव में हुआ सन 1880 को, और ये लम्ही में डाक मुंशी थे। इनके पिताजी प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। इस वजह से मुंशी प्रेमचंद फारसी, उर्दू और हिंदी में भी लिखा करते थे, और पहले शिक्षक वो बने और बाद में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर भी नियुक्त हुए। असहयोग आंदोलन और महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद इन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में दूसरों के प्रति और अपने परिवार के प्रति भी बहुत जाहिर है कि अध्यापन से जुड़े थे, इसलिए बहुत संवेदनशील थे, और इस तरह से फिर धीरे धीरे उन्होंने अध्यापन से जुड़े थे तो उन्होंने मर्यादा और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया, और सबके सहयोग से सरस्वती प्रेस को खरीदा। हंस और जागरण का भी प्रकाशन उन्होंने किया। जी, 1908 में उनका पहला संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ, और अंग्रेज सरकार के प्रतिबंध के कारण बाद में इन्हें अपना नाम बदलना पड़ा, और फिर उन्हें भविष्य में ये चेतावनी भी दी गई कि भाई आप न लिखें इस नाम से। उसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद किया। 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। उनके साहित्य में जो 1906 से 1936 के बीच लिखा गया है, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेजों में भी ये शामिल है। बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आसपास देखा उसी से घटना से प्रभावित होकर उन्होंने लिखा, इसीलिए बिल्कुल आम जन की उनकी मतलब भाषा भी थी, बोली भी थी, और जो विषय होता था वो भी बिल्कुल आम जन का होता था। इसीलिए तो बहुत सारे सामाजिक प्रभाव जो थे वो उनके कहानियों में दिखाई देते हैं, उनकी लेखनी में। जैसे कि जी, जैसे दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता, और उस दौर के और भी बहुत सारी समस्याएं जो थी उसका चित्रण उन्होंने किया। और भारत की स्वतंत्रता का भी उन्होंने चित्रण किया। नवाब राय के नाम से वो लिखा करते थे, फिर प्रेमचंद के नाम से विख्यात धनपत राय श्रीवास्तव, जो जिनका निधन हो गया, प्रेमचंद जी का निधन हो गया, ये 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में इनका निधन हुआ। उपन्यासकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे, लघु कथाएं लिखी, उपन्यास लिखी, और बहुत सारे लेख भी लिखे, और विदेशी पुस्तकों का भी हिंदी में उन्होंने अनुवाद भी किया। और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि उनकी कहानी पर सत्यजीत रे ने फिल्में भी बनाई हैं, है ना? तो वो गोदान भी बनी, हाँ, गोदान बनी, और फिर गबन भी बनी है फिल्म। शतरंज के खिलाड़ी, कर्मभूमि, बाजार हुस्न, गबन, ये सारे उनके बहुत ही अच्छे लेखन उन्होंने थे। कुछ फिल्मों में स्क्रिप्ट, डायलॉग राइटिंग का भी काम किया। लेकिन चलिए गीत सुनते हैं, उसके बाद हम उनकी कहानी आज सुनते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने आसपास की चीज़ों का चित्रण करते थे। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है।
करके रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। फिर क्यों न रंग लाए, मेरे थे तुम सदा से, पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। वफा को अब तो तुम आजमाना छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुराना छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बनाना छोड़ो, मैं कब न थी तुम्हारी, लेकिन सताना छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। दिल तेरा दीवाना, इस फिल्म का गीत सखियां सुन रही थीं। और साहित्य हमारा बहुत समृद्ध हुआ है रेणु जी, बहुत सारी समृद्धि है हमारे देश में, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी जैसे लेखक, जैसे साहित्यकार से हमारा साहित्य बहुत समृद्ध हुआ है। उन्हीं की एक कहानी आप बता रही हैं, सुनते हैं कहानी। शीर्षक है तेतर। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के बाद कन्या का जन्म हुआ था। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए, और पिता की वृद्धा माँ सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो ये हो, तो कुछ हो सकता है। ये पुत्री नहीं, अभागिन है। इसी घर में आना था। अरे आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान 7वें शत्रु के घर भी तेतर का जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकरी भी करते थे। मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते, जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती है। या पिता को लेती, या माता को, या अपने को। कुछ तो आशंका थी। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। क्या क्या कहने लगी पूछो ना। अब दामोदर दत्त जो थे दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा ये तेतर वेतर कुछ नहीं होता, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। अरे ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लेते हैं, है ना, नहीं तो लोग कहेंगे कि 3 बेटे हुए तो कैसी फूलती फिरती थी, और एक बेटी क्या होगी कि घर में कोहराम मच गया। माँ बोली, अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है ना, प्राण सूख रहे हैं। तेतर के जन्म में तुम्हारे दादा का देहांत हुआ था, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। अब दामोदर ने कहा, इस कष्ट के निवारण के लिए अम्मा कोई उपाय तो होगा। ना ना, कौन से अनुष्ठान उस समय ना किए, लेकिन और ये लड़की 3 लड़कों से हृष्ट पुष्ट है,
बड़ी बड़ी आंखें हैं, देख तो, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, अरे गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक। कल मुही नहाते समय भी रोई नहीं, टुकुर टुकुर ताक रही थी। है, सब कुछ लक्षण अच्छे नहीं हैं। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा तुम भगवान का नाम लेकर ना गाने वालियों को बुला भेजो, गाना बजाना होने दो, अरे भाग में जो होगा वो तो होगा ही। अम्मा कहने लगी, जी तो हुलसता ही नहीं, करूं क्या। दामोदर बोला, अरे गाना न होने से क्या कष्ट का निवारण हो जाएगा, अरे इतने सस्ते जान छूटे ना, तो करवा लो ना गाना। माता बोली, बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। अब इतने में बहू रानी बोली, उसने बहू ने अंदर से कुछ कहा तो बोली, गाना वाना करने का काम नहीं है। तो अम्मा ने कहा दाई से, भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमारी करेंगी। 12 दिन हुए, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूँगी वो ना करूँगी, देवी क्या है देवता क्या है, हैं? मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाए रहती थी। तो अब चुप बैठने को कहो। मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, अब सब बातों में मेमों की बराबर करती हैं, तो इसमें भी करें। ये कहकर माताजी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला लाओ, और पड़ोस में भी कहती आना। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा, आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा कल अम्मा को क्या हुआ। माता बोली, लड़की हुई है। बालक खुशी से उछल पड़ा, ओहो पैजनिया पहनकर छुमुक छुमुक चलेगी, छुन छुन चलेगी, जरा मुझे भी तो दिखा दो दादी जी। माँ बोली, अरे क्या सौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या, है। लड़के की उत्सुकता न मानी और जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जरा बच्ची का मुंह दिखा दो। अब बच्चे तो खुश हो गए थे। बस इसी तरह से सब बच्चे खुश, और घर की फुलवारियाँ जो है खुल उठी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जब दामोदर दत्त ने कहा तो छट्टी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब हुआ। पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं, बस रस्म पूरी की गई। लड़की दिन ब दिन दुबली होती गई, अस्वस्थ होती जा रही थी। माँ उसे दोनों वक्त दूध भी नहीं पिलाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी कभी उसे खिला लेती थी। इस तरह से उसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि बिल्कुल वो तेतर थी और बड़ी अभागिन मानी जा रही थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त को रात को पानी पीने जब उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी, अपना मुंह अंगूठा चूसने में मगन। चुप 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 की आवाज़ आ रही थी। उसका मुंह मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती न हाथ पैर फेंकती, बस अंगूठा पीने में ऐसी मगन मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ हो, क्योंकि उसे तो माँ का दूध भी न मिला। ये सब देखकर दामोदर दत्त का मन दुखी हो गया। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया, उसका मुंह चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछाल कर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति से मिल गई थी। बस इसके बाद से दामोदर दत्त सुबह हुई और उसे बाहर ले आए और अपने बच्चों के साथ बैठकर उसे खिलाने लगे। बच्चे भी खुश, क्योंकि आज बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगा। जो बेटा था उनका सिद्धू को भी दिल लगी हाथ लग गई। उसको लगा कि एकदम तो जीता जागता खिलौना आ गया। छोटा भाई भी दौड़ने लगा और दोनों ने घेर कर बगल में एक प्लॉट खाली था, उस पर एक बकरी आ जाती थी। वो दोनों सब उसको पकड़ कर ले आए, क्योंकि दामोदर दत्त ने कहा कि ऐसा करो, उस बकरी को ले आओ और उसका दूध पिलाते हैं इस बिटिया को। तो दोनों भाई लोग गए, दोनों तीनों, और पकड़ कर उसे ले आए। बकरी को पकड़ा, उसका कान पकड़े और सामने ले आए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ गया। लड़की का मुंह खिल उठा और उस दिन से तो सिद्धू को लगे कि नया मनोरंजन मिल गया है। उसके लिए तो खिलौना था वो रोज बकरी को भूसी चोकर खिला के परचा लिया था उसने। तो रोज बकरी भी जो है भूसी चोकर खाकर खाने के लालच से चली आती थी और दूध देकर चली जाती। इस तरीके से दिन गुजरने लगे और 1 महीना गुजर गया। अब लड़की हृष्टपुष्ट होने लगी और इतनी सुंदर उसका चेहरा खिल उठा, आंखें जग उठी और शिशुकाल की सरल आभा सबके मन को हरने लगी। माता तो उसे देखकर चकित होने लगी, क्योंकि उन्हें तो पता था कि वो तो दूध पिला नहीं रही हैं, फिर ये बिटिया कैसे ऐसी हो रही है।
और दादी वो भी चिंतित होने लगी। उन्हें तो भ्रम होने लगा कि बच्ची को ये ज़रूर दूध पिला रही है। तो वो तो कहने लगी कि तुम तो सांप को दूध पिला रही हो, सांप पाल रही हो समझ लो। फिर उसने सफाई दी कि अम्मा, ईश्वर जानता है हम न इसे दूध पिला रहे हैं। अब कौन समझाए। बहू बहुत अपने आप को निर्दोष जताती, लेकिन वृद्धा सास को विश्वास ना आया। उन्होंने समझा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इससे कुछ किया जाए तभी ये समझेगी कि मैं झूठ नहीं कहती हूँ। अब बच्ची की माँ की भी दशा विचित्र हो गई। दिल खोलकर न तो प्यार कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही उनसे बनता था, न हंसते बनता था, न रोते बनता था। अब इस तरह से 2 महीने गुजर गए और कुछ अनिष्ट न हुआ। अब तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। बेटे को भी किसी दिन पैर पहाड़ी पर से नहीं गिर पड़ा, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की आवाज़ संदेशा आया। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर यह कह दिया, अम्मा ये सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां क्या दुनिया में नहीं होती हैं? और अगर होती हैं तो क्या सबके माँ बाप मर जाते हैं? अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं। घबरा कर कहा, अम्मा जी क्या दशा है? स्त्री उनकी बोली, दोपहर से ही कलेजे में शूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं। दामोदर ने कहा, मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी कैसी तबीयत है? अम्मा ने आंखें खोली और कराहते हुए बोला, बेटा तुम आ गए, अब न बचूंगी, हाय भगवान अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में ना बर्छी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी ना हुई। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा न हुई। और उनकी स्त्री बोली दामोदर दत्त की, ये कलमुही छोकरी न जाने किन मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास ने कहा, बेटा सब भगवान करते हैं, ये बेचारी क्या जाने, देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी के सिर तो जाती ही ना, मेरे ही सिर रही, हाय भगवान अब ना बचूंगी। अब दामोदर जाकर डॉक्टर बुला लाए। उन्होंने कहा, मैं जाता हूँ, डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। माता जी को तो केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी ना, रुपए तो खर्च करने नहीं थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे हैं? अरे वो कोई ईश्वर थोड़ी ही है, डॉक्टर अमृत पिला देगा क्या? अरे 10-20 वो भी ले जाएगा, डॉक्टर वैद्य से कुछ ना होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो, अब न बचूंगी, आए राम। दामोदर ने कहा, तेतर बुरी चीज़ है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री ने कहा, इसी से मैं उसे कभी मुंह न लगाती थी। माता ने कहा, फिर से माँ बोली, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, कहीं किसी दूसरे के सिर आती तो क्या होता है? हे भगवान मेरी विनती सुन ली, हाय राम। अब तो दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा ना बचेंगी। बहुत दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो माँ के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी को जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर होकर, दुखी होकर कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा बाँचने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं? अब माता ने व्यंग करके कहा, बेटी अन्न बिना न मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा क्या? जाओ थोड़ी पूड़ियाँ छान लो, अब पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी तो खा लूँगी, और हाँ कचौड़ियाँ भी बना लेना। मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस के क्या मरूँ? अरे थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, चौक की हो हैं। और फिर ऐसा करना, तुम्हें थोड़ी उठाऊँगी खाने के लिए हैं, थोड़ी से केले भी मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम मिलता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती थी। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे, पंखा झलते और मातृ वियोग के आगद
आगत शोक से रोते रहते कि शायद अब माँ नहीं बचेंगी। घर की महरी ने मोहल्ले भर में ये खबर फैला दी। पड़ोसी ने भी देखने आई। सारा इल्ज़ाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, ये तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप दो में से तो एक कर लेकर जाती ही जाती। दैव न करे कि किसी के घर में तेतर का जन्म हो। तो भाई लेकिन ये तो इससे साबित हो गया कि तेतर वगैरह कुछ नहीं होता है, और वो थोड़ा सा सासू माँ ने मर्यादा रखने के लिए कि ये जो कहावत है, ये परंपरा चली आ रही है, वो बनी रहे। लेकिन प्रेमचंद जी ने ये बता दिया कि किस तरह से बेटियों का जन्म जो है वो कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। जी, बहुत ही मैं भी इस कहानी में खो गई, और हमारी सखियों को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी। रेणु जी कितना मार्मिक चित्रण करते थे प्रेमचंद जी, कितनी यही तो खूबी थी, बहुत खूबी थी। और इसी तरह से एक उन्होंने जो कहानी लिखी थी ईदगाह, उसमें भी छोटे बच्चे के बारे में बताया था। ताई जो कहानी थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो अब सखियों को सुना देते हैं। हाँ बिल्कुल, एक कहानी सुना। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते ही ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये जो साहित्यकार हों या फनकार हों, किसी भी तरह के अपने फ़न में जो इस तरह से इस कदर माहिर होते हैं कि इनके लिए हम कह सकते हैं ना कि ये पहले भी 100 साल
लोग याद करते हैं, बाद तक याद करते हैं, और जब तक इनका साहित्य है ये अमर रहते हैं, हम सबके बीच में रहते हैं। कौन सी कहानी छोड़ी जाए संगीता और कौन सी पकड़ी जाए? जी, बचपन प्रेमचंद तो की बात बीत आती गया, है। इतनी सारी इनकी कहानियां पढ़ते सुनते। होली की बात करें कि मंत्र की बात करें, मंत्र तो नहीं थी इनकी, होली, और जैसे कि और बहुत कौन सी कहानी है, ईदगाह ईदगाह जैसे है, आप चर्चा जी। कर रही थी, वहीं बड़े घर की बेटी जो है वो इतना उस जमाने में जिस तरह से इन्होंने चित्रण किया, जैसे जैसे लगता है कि आज की कहानी है। जी, शतरंज का खिलाड़ी, उसके बाद गबन हो गई, गोदान निर्मला हो गई, जिन पे फिल्में भी बनी हैं। जी। गबन भी बहुत अच्छी फिल्म बनी। निर्मला पर भी पूरा एक धारावाहिक चला था। और अगर हम इस तरह की जब चर्चा करते हैं तो और भी बहुत सारे साहित्यकार याद आते हैं। और जिस तरह से चित्रण किया जाता है, हमें लगता है कि किसी भी चीज़ को किसी को बताना है या याद रखवाना है, किसी विषय को बहुत अच्छे से संप्रेषित करना है, तो कहानी एक सशक्त माध्यम है जो जिससे कि पात्र को हम जोड़ लेते हैं, पात्रों से जुड़ जाते हैं और जीने लगते हैं उसको उसी तरह से। और किस कदर ये अपने आप को अपने आप से हमें बांध लेती है, जैसे पता ही नहीं चलता है। जी, लिखने वाले को भी समझ में नहीं आता कि वो उसकी इतनी सारी पुस्तकें कब समाप्त हो गई, कब उन्होंने इतना सारा लिखा। और देखिए, वो भी आश्चर्य एक लगता है कि खजाना होता है। जितने वर्ष या जितने दिन वो जिए उससे ज्यादा कहीं कुछ दे के चले गए। और वहीं जब ताई का जैसे जिक्र किया, तो ताई विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी बच्चों की मनोभावनाओं को प्रकट करने वाली और उनके निश्चल प्रेम की जिस तरह से कहानी है, जैसे ईदगाह में है ना? ईदगाह में प्रेमचंद जी ने बताया, वो हामिद वो चिमटा लेकर आता है मेले से। तो अब सुनते हैं एक गीत, या आज नहीं, एक व्यंजन तो पहले बता दीजिए कि भाई कुछ खिला पिला के तब तो गाना सुनवाओ, है ना संगीता जी? तो मैं सखियों को बता देती हूँ, पोटैटो चीज रोल। क्या बात तो है। इसके लिए हमारी सखियां पहले सामग्री नोट कर लें, अगर चाहें तो। चाहे तो नहीं, बिल्कुल कर ले नोट। और हमने इसीलिए कार्यक्रम के शुरू में ही बताया था कि भाई आप लोग कागज कलम लेकर बैठ जाया करिए, हम शुक्रवार को लेकर आते हैं और आप नोट करिए और शनिवार रविवार को बनाइए अच्छे से और खाइए फिर। तो खाइए केवल, खिलाइए भी। खिलाइए भी। पोटैटो चीज रोल सखिया नोट करें। सामग्री ले लें, 4 उबले आलू, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च ले लें, और लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार ले लें, मैदा 2 चम्मच ले लें, कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच ले लें, हरी मिर्च उसके बीज को अगर आप निकाल देंगी तो बड़ा अच्छा होगा, तो बीज को निकाल कर उसको बारीक काट लें, और हरी धनिया की पत्ती ले लें, 100 ग्राम ब्रेड क्रम्स ले लें, 1 क्यूब चीज़ ले लें, और उसको छोटे छोटे टुकड़े, उसके छोटे छोटे मतलब चीज क्यूब के भी छोटे छोटे टुकड़े बना लें। अच्छा, उसको कद्दूकस नहीं कर सकते? कद्दूकस इसलिए नहीं कर सकते, कद्दूकस करेंगे तो हमें उसमें मिक्स करना अच्छा। है। और अगर चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे चौकोर, तो हम बीच में उसको डाल करके सब तरफ आलू से रोल कर अच्छा, यानी कि एक छोटी सी उसकी चौकोर वो आप क्यूब जैसा बना लें उसके। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए आगे। तो जब फिर उसको जब हम तलेंगे तो उसमें से वो अंदर से चीज निकलती है, इसलिए जी। तो उबले हुए आलू को आप मैश कर लें सखियों, और उसमें हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया, गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार आप डाल लें, 2 चम्मच उसमें मैदा मिला दें, यानी कि आलू जो आपने मैश किया है उसमें। हाँ। इस तरह से मिश्रण बना लें। फिर छोटी छोटी इस मिश्रण की गोलियां बना लें, थोड़ी सी बड़ी, जैसे हम लोग रोटी की गोली लेते हैं उस तरह से अगर बना लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत छोटा होने से फिर उसमें चीज के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे वो नहीं रख पाएंगे हम। फिर ये सारी चीज़ों को मिला लें। मिलाने के बाद इसकी गोलियां बनाएं, और इसके बीच में चीज़ पहले हाथ से थोड़ा सा उसको चिपटा कर लें, और फिर चीज़ का क्यूब एक रख दें, उसके सब तरफ फिर वैसे ही अच्छे से आलू को रोल कर दें, भर लें उसमें। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं सखियों, हमें लगता है कि जब गोलियां बना रहे हैं उसी समय भी आप बीच में चीज रख के भी गोली बना सकती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से बनाती हैं। चाहे तो गोली पूरी बना लें, उसके बाद उसमें रख के पेड़ा जैसा बना के बीच में रखें, या जिस समय आप गोली बना रही हैं उसी समय ये चीज क्यूब्स जो आपने रखे हैं छोटे छोटे वो रख लें। और हमें लगता है ये जो क्यूब रख रहे हैं ये कुछ ऐसा ही है जैसे गुलाब जामुन में बीच में हम लोग वो रखते थे ना, हाँ, चेरी डालते हैं, या वो भोग में लगाते हैं जैसे मिश्री रखते हैं, या कुछ बादाम या पिस्ते रखते हैं ताकि उसमें जगह रह जाए। तो इस तरीके की चीजें ये कुछ ऐसा ही है ना जी, जो पसंद हो वो रख सकते हैं। और उसके बाद कॉर्नफ्लोर जो आपने 2 चम्मच लिया है उसको एक थोड़ा सा बर्तन में घोल लें, और पेस्ट जैसा रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, और ब्रेड क्रम्स ले लें। अच्छा। तो जो गोलियां आपने बनाई हुई हैं उनको अच्छी तरह से पहले कॉर्नफ्लोर में रोल कर लें,
मतलब उसके सब तरफ लगा लें और उसके बाद फिर उसको ब्रेड क्रम्स में आप रोल कर लें। और पहले मतलब उसको कॉर्नफ्लोर में लपेट लें, उसका एक घोल चढ़ा लें, लेयर एक उसकी परत, और उसके बाद ये जो आपने ब्रेड क्रम्स है उसमें, हाँ, ताकि क्रम्स उसमें चिपक जाएं और कुरकुरा हो जब हम तलें तो। जब हम तलें तो कुरकुरा हो जाए। क्या बात है। हाँ, फिर उसके बाद उसको तेल में डीप फ्राई कर लें और फिर आप खाएं उसको गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छे से चटनी ले लें, हरी धनिया की चटनी बना सकते हैं और टमाटो सॉस से भी खा सकते हैं, जो भी और चटनी भाई पसंद ये हो। तो बार बार संगीता खाने की बात कर रही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि खाएं भी और खिलाएं भी। और ये जो चीज़ बॉल बनते हैं, उनको जब आप प्लेट में सजाती हैं तो बड़ा खूबसूरत लगेगा अगर आप उस सब में एक एक टूथपिक लगा दें, जो हम रखते हैं सीक वाली, या आजकल प्लास्टिक की भी आती हैं, या प्लास्टिक की तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन लकड़ी वाली जो आती हैं, उनको सब एक एक पर आप लगा के, जैसे अगर आपने कोई मेहमान आए और आप 10-20 जो भी प्लेट में रख रही हैं और उन सब में लगा देंगे टूथपिक, तो वो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। आप जब परसती हैं तो एक अलग सी खूबसूरती उसमें आती है। तो इस अंदाज में उसको परसें, खाएं, खिलाएं, और इस अंदाज में ही हम एक प्यारा सा गीत भी सुनवा देते हैं अपनी सखियों को। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में। सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में। मैंने रंग जिया मेरा चाहे मैं भी खेलूं सजनवा होली ऐसे। राधा ने कन्हैया से प्रेम की होली खेली जैसे। प्रेम के मैं रंग फेंकूं, प्रेम के मैं रंग फेंकूं, बिन तुम्हारे कुछ न देखूं। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में। मैंने रंग जल्दी से आ मेरी बावरी अखियाँ तेरी प्यासी। चरणों में तेरे पिया स्वर्ग बसा ले तेरी दासी। तुम बता दो मेरे क्या हो, तुम बता दो मेरे क्या हो। मैं तो जानूं देवता हो। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में। सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना। देखिए रेणु जी, तीखे के बाद मीठा सा गाना और मीठे के बाद फिर एक मीठी सी रेसिपी। अच्छा, मीठी रेसिपी बताने जा रही हैं, तो सफेद व्यंजन। अच्छा, सफेद रसगुल्ला, सफेद क्या बात रसगुल्ले है। कभी कभी हम लोग लेकर आते हैं, हाँ। तो उसमें से बच जाते हैं, कोई खाता भी नहीं है, तो उसका यूज इस तरह से हो सकता है। हम लोग कर सकते हैं कि दूध अगर है तो ले लें और 1 पाव दूध ले लें, उसमें 4-5 रसगुल्ले सफेद वाले जो सॉफ्ट हैं बिल्कुल, वो उनको बीच से काट लें और फिर दूध को आप आंच पे चढ़ा दें, गाढ़ा होने दें
और जब हल्का गर्म हो जाए तो आधा कप दूध उसमें से निकाल लें। उसमें अच्छा। उसमें 1.5 चम्मच करीब कस्टर्ड पाउडर मिला दें, अच्छे से मिक्स कर लें उसको। फिर दूध, उबलते हुए दूध में उसको धीरे 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 से डालना है और उसको मिक्स करना है। और उसके बाद फिर दूध को हल्का ठंडा करके उसमें चीनी डाल दें और कटे हुए रसगुल्ले डाल दें। घर क्या के बात रसगुल्ले। है। और वैसे हमें लगता है कि संगीता, वैसे तो रसगुल्ले बचते नहीं हैं, बेहतर है कि कभी अगर रसमलाई बनाना हो तो रसगुल्ला खरीद के भी बनाया जा सकता है। खास मेहमान आपके यहाँ आ रहे हों तो बहुत आसानी से आप घर में रसमलाई बना सकती हैं, है सर? जी अच्छा, ये बचे हुए रसगुल्ले की जब बात की तो जैसे ढोकला होता है अक्सर हम बनाते हैं, तो कभी कभी बहुत स्पॉन्जी नहीं बनता है, बहुत सॉफ्ट नहीं बनता है, कभी कड़ा रह जाता है, या वो भी है कि बच जाता है। तो जब थोड़ा कड़ा वाला बच जाए तो उसको आप जैसे कि कोई ग्रेवी बनाती हैं टमाटर की प्योरी वाली जैसी, किसी सब्जी के लिए ख़ास तौर से, जैसे कोफ्ते वाली या किसी के लिए, तो उसके लिए आप बना लें। यानी कि प्याज टमाटर की अगर आप चाहती हैं तो प्याज टमाटर की ग्रेवी बना लें, जैसे किसी भी सब्जी के लिए जो हम बनाते हैं ना, कोफ्ते के लिए जैसे तैयार करते हैं, ये तो हमारी सब सखियों को पता ही है। तो उसको पूरा तैयार कर लें अच्छी तरीके से और उसमें इसको मिला दें कोफ्ते की जगह। फिर देखिए बहुत आसानी से फटाफट आपकी रेडीमेड ये सब्जी तैयार हो जाती है। वहीं इसका इस्तेमाल जो है, चूंकि ये बेसन से बना है, तो आप कढ़ी में पकौड़ी की जगह भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और इसका सदुपयोग कर सकती हैं, हम कह सकते हैं। और वहीं जब कढ़ी की बात आई संगीता, तो आज हम बड़े नुस्खों की बात कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं होता या ज़्यादा मात्रा में बनानी हो कढ़ी और आप पकौड़ी नहीं बना सकती, तो आप कढ़ी बना लीजिए और उसमें बाजार से बूंदी का पैकेट लाकर, या थोड़ी मसाले वाली अगर आपको पसंद है तो मसाले वाली लाएं, नहीं तो सादी बूंदियां भी मिलती हैं रायते के लिए, वो उसको डाल दें तो आपको पकौड़ी नहीं बनानी पड़ेगी और आप ज़्यादा सी कढ़ी बना सकती हैं। तो कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे रायते के लिए मिलती हैं बूंदी, तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और वहीं जो है बूंदी की जब बात आती है, तो ये सादी वाली जो बूंदी आती है, तो कभी कभी आपको जैसे बूंदी के लड्डू खाने हैं तो उनको बाज़ार से ख़रीद के लाइए और एक चाशनी बना लीजिए घर में, और जब चाशनी थोड़ी गर्म रहे उसी वक्त उसमें बूंदी डाल लें तो आप आराम से मतलब मिठाई भी बन जाएगी। तो जाहिर है कि अब सोमवार को रक्षाबंधन है, तो आप मीठे खाएं, खिलाएं, खुश रहें, है ना? और अब क्या करें रिंग जी? नहीं, अब तो गीत सुनाना है, अब तो समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। यही मैं तो भाई सखियां जो है, हम तो यही गुजारिश करेंगे कि खुश रहें और त्यौहार खूब अच्छे से मनाएं। जाहिर है कि इस बार जो बात चल रही है कि हमें मास्क लगाना है, घर से नहीं निकलना है और सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रखनी है, कायम रखना है, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए त्यौहार मनाएं। और ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो कॉल कर सकती हैं, या आपके जैसे कई भाई हैं बाहर रह रहे हैं, सब लोग एक तरीके से एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जैसे करके इस त्यौहार को हंसी खुशी मनाएं और कुछ नया करें और देखें कि कैसे मनाया जा सकता है जी। और बहुत सारी सखियां तो ऑनलाइन परचेज भी कर रही हैं राखी, और बड़े आराम से भेज रही हैं। तो नहीं, भेज तो रही हैं, लेकिन जैसे अगर मिल नहीं पा रहे हैं, हाँ। तो हमारा कहना ये है कि आप कुछ इस तरीके से मनाएं और इस मामले को ऐसे लें कि कुछ हम नए अंदाज में इस बार रक्षाबंधन मना रहे हैं और खुश रहें। और इस तरह से तो नहीं हर साल मनाएं, अगली बार ज़रूर आप अपने भाइयों के पास रहें, हम तो यही दुआ करते हैं। और व्यंजन लेकिन वैसे ही बनाएं जैसे कि भाई आते हैं या हम भाई के घर जाते हैं, है ना? और अब सखियां करेंगी इंतजार हमारे अगले सखी सहेली कार्यक्रम का। और लेकिन हम बता दें कि अभी कार्यक्रम जो हम विश्वास लेकर आ रहे हैं, विश्वास नाटक लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम विविधा में, तो जरूर सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी विश्वास। तब तक के लिए अनुमति दीजिए संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।